नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि सीएम योगी ने सूर्यकुंड धाम नगर में 4.52 करोड़ से बने शहर के दूसरे कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर समारोह में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन, स्मार्ट सिटी की अवधारणा और नागरिक सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकटों से निपटने के लिए नदियों के पुनर्जीवन और पौधारोपण अभियान को जरूरी बताया। जनता से व्यापक भागीदारी की अपील भी की गई। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन स्मार्ट सिटी का, और स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी में भी बदलना। सेफ सिटी का मतलब जहां हर व्यक्ति, वो बेटी हो, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से, उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी। पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ये स्वच्छता समिति ही अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़े। एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें। एक पेड़ मां के नाम, यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और ये भावनात्मक पक्ष इस बात को कि हम भी अपनी इस नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे। जो नदियां पहले हमारे इस राष्ट्र रूपी शरीर की धमनियां जैसी थी, वे नदियां लुप्त हो रही हैं। नदियों का लुप्त होने का मतलब आने वाले समय के लिए भीषण जल संकट का सामना हमें करना पड़ सकता है। उस भीषण जल संकट के सामना से रोकने के लिए हम अभी से उसको पुनर्जीवित करें, उस पर कब्जा न होने दें। कभी गुड़धोआ भी एक नदी थी, बाद में नाला हुआ और नाला होने के बाद फिर कब्जा हो गया। इस समय फिर से जीवित हो रहा है। अगर हम दोनों ओर ऐसी पुनर्जीवित हो रही नदियों को दोनों ओर व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण कर लें तो हमारी प्रकृति के प्रति भी और पूर्वजों के प्रति भी एक कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता इस बात को लेकर के कि कभी किसी पूर्वज के समय में वो नदी रही होगी, प्रकृति ने उसको अपनी धमनी के रूप में उपयोग किया था, जिससे जीव सृष्टि को एक स्वच्छ, सुंदर और आध्यात्मिक वातावरण दे सके। हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको पाट दिया, नदी को नाला बना दिया। नाला बनाने के बाद फिर उसके ऊपर कोई कॉलोनी काट दी। परिणाम क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करने लग गए। असमय बारिश, अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, ये सभी विकृतियां हमारे सामने आपदा के रूप में सामने आती हुई दिखाई दी। अगर इन सभी भयावह स्थितियों से बचना है तो हमें फिर से प्रकृति की शरण में जाना होगा और नदियों को पुनर्जीवित करना होगा।
जल संकट से बचाने के लिए नदियों को पुनर्जीवित करना और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़ना। एक पेड़ मां के नाम इसी श्रृंखला का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी ने उसको एक भावनात्मक पुट दे करके प्रत्येक भारतवासी को इस अभियान के साथ जोड़ने के एक पवित्र भाव उन्हें दिया है। तो वहीं गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराटे प्रशिक्षण ले रहे बच्चों ने भी भेंट की। बच्चों ने मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को चॉकलेट भी वितरित किए और बच्चों से बातचीत की। बालिकाओं की संख्या यहां पर अधिक रही, जिन्होंने मुख्यमंत्री को गुलाब के फूल भेंट किए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर स्थित गौशाला में गायों को गुड़ भी खिलाकर आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री और साथ में नन्हे योद्धाओं के बीच ये मुलाकात गर्मजोशी भरी रही। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर गौशालों में गायों को गुड़ खिलाया। इसी के साथ कराटे का प्रशिक्षण ले रहे बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान बच्चों से जो उनका लगाव हमेशा देखने को मिलता है, वो क्रम आज भी देखने को मिला, जहां से बच्चों को वो चॉकलेट वितरित करते हुए नजर आए। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वृंदावन मामले में बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी गोस्वामी हमारे परिवार के ज्ञापन मिला और वहीं इस पर सरकार काम कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी वहाँ के गोस्वामी परिवार हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनका ज्ञापन हमें मिला है, सरकार उस पर काम कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बरेली दौरे पर हैं, जहां पर वृंदावन मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मीडिया से वार्तालाप करते हुए बताया कि सरकार इस पर काम कर रही है। जो ज्ञापन है वो सरकार को मिल चुके हैं, जिस पर सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं बरेली दौरे पर हैं और इस दौरान मीडिया से संवाद करते हुए उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि सरकार इस पूरे मामले पर काम कर रही है। जो ज्ञापन सौंपे गए हैं वो सरकार तक पहुंच चुके हैं और उनके आधार पर आगे सरकार की ओर से काम किया जाएगा। ये अपनी प्रतिक्रिया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा। वृंदावन मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर उन्होंने सरकार की ओर से इस पर काम किए जाने की बात कही है और उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो ज्ञापन सौंपे गए हैं वो सरकार को मिल चुके हैं। सरकार की ओर से इस पर काम किया जाएगा, ये जानकारी उनकी ओर से दी गई है। वृंदावन मामले में ये प्रतिक्रिया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और अपने इस बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझकर ली गई है। सरकार ने जानबूझकर ये किया है और इन्हीं स्टेटमेंट पर अगर किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इनके सरकार में बैठे हुए लोग आखिर क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे ये लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की है उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते जज लोग? ये सवाल अखिलेश यादव ने दागा है। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं
उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है। इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है, और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को कोई भी अच्छा काम पसंद नहीं है, हर अच्छा काम ये खराब कर देते हैं और इसलिए ये देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट था, इसे खराब करने का काम भी इन्होंने किया है। तो वो बीजेपी पार्टी ने किया है, ये बात उनकी ओर से कही गई है। इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो हम राज्याभिषेक दिवस मना रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से पंथ निरपेक्ष होकर के, सबको साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रख करके कैसे हम समाज को और अपने राष्ट्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम सब ने मिलकर के आज संकल्प लिया है कि उनके रास्ता दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। अक्सर भारतीय जनता पार्टी पीडीए के नेताओं को आगे करती है और आप भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो, पीडीए के नेता का ही मान करके आप सवाल पूछ पा रहे हो। तो जो लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी देखो कैसे बदलती है। कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, कुछ लोग हमारे साथ जीते थे, लेकिन कुछ उन्हें मिल रहा था खोखा, जो बोलते हैं महाराष्ट्र की भाषा में, उसकी वजह से लॉयल्टी बदल ली उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे तो उसमें कई बार ऐसा मिलता है कि लॉयल्टी कैसे बदल देते हैं लोग। तो वहां जो लोग बैठे हैं वो लॉयल्टी बदलने के उसमें है। खबर मथुरा से है, जहां बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। गोस्वामी समाज के लोग पिछले 10 दिनों से इस कॉरिडोर निर्माण और ट्रस्ट के गठन का विरोध कर रहे हैं। मंदिर की सेवायत महिलाओं ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। स्थानीय प्रशासन ने सेवायतों के साथ कई बैठकें अब तक की हैं, लेकिन बातचीत के बाद भी सेवायतों को मनाने में सफलता नहीं मिल पाई है। विवाद के कारण मंदिर परिसर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तो महिला यहां पर आज विरोध में शामिल हुई, जहां से तस्वीरें सामने आई, जिसमें देख सकते हैं महिला हाथ में तस्वीरें लिए विरोध करते हुए नजर आ रही है। नारेबाजी भी महिलाओं की ओर से की जा रही है, जहां पर निर्माण का पूर्ण रूप से विरोध करता हुआ गोस्वामी समाज नजर आ रहा है और गोस्वामी समाज जो है सड़कों पर उतर आया है, जहां पर महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। बांके बिहारी कॉरिडोर का यहाँ पर जो है विरोध किया जा रहा है। 10 दिन से समाज के लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आज महिलाएं भी सड़कों पर उतरी, हाथों में तस्वीरें लेकर बाकायदा नजर आई और इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया गया है। कॉरिडोर के खिलाफ ये चेतावनी दी जा रही है। 10 दिन से ये प्रदर्शन लगातार जारी है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है, जहां पर बताया गया है कि ज्ञापन मिल चुका है, इस पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें परिषदीय विद्यालयों में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हुआ है। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर धरना दे रहे हैं। 10 दिन से आयोग के गेट पर ये धरना दिया जा रहा है। 7 साल से कोई शिक्षक भर्ती न आने से नाराज हैं लोग और कर्नलगंज इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट पर धरना दिया जा रहा है और 10 दिन से आयोग गेट पर लगातार धरना दे रहा है। खबर नोएडा से है, जहां कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 32 नए कोविड केस आ चुके हैं और इसी क्रम में ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि अब तक जिले में कुल 190 केस सामने आ चुके हैं। जिले में 111 महिलाएं और 79 पुरुष कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और तेजी से कोविड का संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है और अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है, ताकि कोई भी मरीज अगर पहुंचता है तो समय रहते उसकी टेस्टिंग की जा सके। और फिलहाल जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और हर राज्य में सरकार की ओर से अपील की जा रही है कि अपने
स्तर पर एहतियात जरूर बरतें। बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं। अगर कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं कोरोना के तो खुद को अलग कर लें और साथ ही टेस्ट जरूर कराएं। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी तमाम तरीके के एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं, क्योंकि अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अस्पतालों में जिस तरीके से मरीज पहुंच रहे हैं तो पहले से ही वहां पर बेड्स की व्यवस्थाएं की जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। और फिलहाल कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में एडवाइजरी यही है कि अपने स्तर पर एहतियात जरूर बरतें। कोई भी अगर सिम्टम नजर आते हैं तो खुद को अलग थलग कर लें और इसी के साथ बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। जो एहतियात आपने कोरोना की फर्स्ट वेव में बरते थे उन्हीं एहतियातों को एक बार फिर अपनाएं। इस बीच डॉक्टर आर.एस. बेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, 190 केस सामने आए हैं, तो किस तरीके से स्थिति फिलहाल बनी हुई है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अब हम इस वायरस के बारे में काफी कुछ जान गए हैं और हम जानते हैं कि ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है। और अगर हम आज बात करते हैं कि 190, तो ये 190 रियलिटी में नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा होंगे। इसका कारण ये है कि शुरू में हम टेस्टिंग इतनी नहीं करते, तो ये तो प्रूवन केसेस हैं जो लोग डॉक्टर्स के पास जाके या हॉस्पिटल में जाके उन्होंने टेस्टिंग कराई है। तो अगर मैं समझता हूँ कि एक आदमी ने टेस्टिंग कराई है तो 10 आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने टेस्ट करवाए ही नहीं होंगे। तो हमें 190 को देख के नहीं चलना, हमें ये देखना कि इससे कई गुना ज्यादा ऑलरेडी संक्रमण जो है इसका फैल चुका है। यानी आपका साफ कहना है कि अगर टेस्ट पूर्ण रूप से किए जाएंगे तो केसेस जो है और बढ़कर पाए जाएंगे। तो सर, टेस्टिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कितनी तैयारी अब तक हो चुकी है और कितनी बाकी है? क्योंकि हम देख रहे हैं केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का तैयार होना बहुत जरूरी है। यस, देखिए ऐसा है कि क्योंकि हम पहले जो वेव्स थी उसमें काफी हद तक हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर पाए हैं और सारे सरकारों में स्टेट्स में हिदायतें दे चुके हैं और उन्होंने अपनी जो ये लेबोरेटरी की फैसिलिटीज हैं और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो दोबारा से रिवैम्प कर लिया है। तो टेस्टिंग फैसिलिटी तो बिना किसी विलंब के वो बढ़ने वाली है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो आप पिछली बार भी देखते हैं, जब लास्ट वेव आई थी तो उस टाइम पे टेस्टिंग फैसिलिटी भी बढ़ गई थी, बेड स्ट्रेंथ भी बढ़ गई थी, वेंटिलेटर भी बढ़ गए थे, बाकी सुविधाएं भी जो हैं वो भी बढ़ गई थी। उसके बावजूद भी जो इतने लोग बीमार हो रहे थे कि वो भी इसके लिए पूरी नहीं थी। तो मेरा आपसे और आपके माध्यम से लोगों से ये आग्रह है कि आप इसको वेट ना करें कि ये लैब की फैसिलिटी बढ़ाएं, बेड स्ट्रेंथ बढ़ाएं। आप अपना ध्यान खुद रखिए, अपने आसपास देखें कि जो आपके सगे संबंधी हैं वो जो है इसमें ना फंसे। और प्रिवेंशन जो है वही एक तरीका है जिससे हम बचाव कर सकेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोविड हो जाए कोई परवाह नहीं है, मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा वहां ठीक हो जाऊंगा, तो ये अगर हम सोच रखेंगे तो हम ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, और बार बार लोगों को इसी बारे में चेताया जा रहा है कि आप अपना ध्यान खुद रखें क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सर, डेथ रेट्स भी अगर देखी जाए तो अब तक 55 मौतें हो चुकी हैं, तो डेथ रेट का आकलन आप किस तरीके से करते हैं? क्या ये बहुत ज्यादा घातक है और अब नहीं है तो आने वाले समय में क्या ये और ज्यादा घातक साबित हो सकता है जिससे मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है? देखिए, जब भी ये कोविड का जो होता है, ये जब आता है तो तीसरे चौथे हफ्ते में हमें इस जो म्यूटेशन हुई है उसके बारे में असलियत में मालूम पड़ता है कि ये कितना घातक है, कितना लंबा चलेगा या कितने कौन सी एज ग्रुप को वो ज्यादा प्रभावित करता है। और इसका जैसे हम पिछली बार हमें एक नया जो हमने शब्द सीखा था कि लॉन्ग कोविड, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे। तो ये जो अभी स्थिति है इसमें हमें और जानकारी जो है वो मिलने वाली है अगले 1 या 2 हफ्ते में। तो जो लोग बुजुर्ग
बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनको क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी लो है, कैंसर की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से, उन्हें बिल्कुल आज जो है वही सारे तरीके अपनाने होंगे जो कि हमने कोविड वेव के टाइम पे अपनाए थे। बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि फर्स्ट वेव में जो आपने तमाम एहतियात बरते थे वो एक बार फिर से अपनाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बकरा ईद को लेकर देश भर में अलर्ट है, जहां पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और तमाम जगहों पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। ये सूचना सामने आ रही, संवेदनशील शहरों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। यूपी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज जुम्मे की नमाज पर भी प्रशासन की ओर से चौकसी बरती गई है और संवेदनशील इलाकों में खासकर पुलिस की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है, क्योंकि बकरा ईद को लेकर जिस तरीके की एडवाइजरी सरकार की ओर से जारी की गई है कि खुले में जो है बलि ना दे, तमाम तरीके की एडवाइजरी इसमें शामिल है जिनका पालन करना होगा। अगर कोई ऐसा पाया जाता है जो कि इनका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।